नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है दो रोटी। आइए चलिए सुनते हैं कहानी को। राजेश जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को देखे जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए हर सुहाने पल को वो याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहे जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लगने लगा था। आज सुबह से ही राजेश जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द हुआ और उन्हें उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा विजय भी जल्दी ऑफिस चला गया था। राजेश जी ने अपनी बहू को कहा, बहू ज़रा विजय को फ़ोन लगाकर घर बुला ले। मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। राजेश जी के इतना कहने की ही देरी थी कि उनकी बहू सुनैना तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार ही बैठी थी। बाबूजी, आपको तो और कुछ काम है ही नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चे बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है, जितना खाना पचे उतना ही आप खाया करिए। खाने में तो आप किसी चीज़ का परहेज़ करते नहीं। सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियाँ ही करोगे। बहू की जली कटी बातें सुनकर राजेश जी चुप हो गए और अपने कमरे में जाकर बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी कांता जी उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बनाकर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए राजेश जी ने अपनी पोती पीहू को आवाज़ दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। पीहू ने ही दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दे दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमज़ोरी के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरा और टूट गया। जैसे ही सुनैना ने गिलास टूटने की आवाज़ सुनी, वो दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर ही नहीं थी। सुनैना ने बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी। जानते हैं कितना महंगा गिलास था, आप तो कमाते हैं नहीं, वगैरह वगैरह। उसका एक एक शब्द बाबूजी के दिल को छलनी कर रहा था। अब दोपहर के 3 बजने को आए थे और उल्टियों की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल भी खाली हो चुका था और उन्हें बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही थी। लेकिन बहू से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो खुद ही उठे और रसोई में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि सुनैना ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोली, ये क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिख नहीं रहा है कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है। जाइए और पहले वो गंदगी को साफ कर लीजिए। कहते हुए सुनैना ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते राजेश जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम होने को आ गई, लेकिन राजेश जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक नहीं गया था। शाम को जब उनका बेटा विजय घर पर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। राजेश जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो विजय बोला, तो आप मुझे बताते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वो बहू कह रही थी कि जैसे ही राजेश जी कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू सुनैना उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। राजेश जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे आप? विजय ने अपने पिताजी से पूछा। बेटा, मैं वो कह रहा था कि मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपको दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया था। मैंने सुनैना को दे दी थी। सुनैना, तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी? विजय ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। सुनैना दौड़ कर आई
और बोली, जी मैं वो काम में भूल गई, अभी लाती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह विजय उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे हैं। विजय ने कहा, बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। ये सुनकर विजय चुप हो गया। जब विजय तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो सुनैना बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू हो गए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना ज़रूरी था कि मैं आपसे काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज भी खाने से छुट्टी। ये सुनकर राजेश जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए, भूख के मारे जान निकली जा रही है, खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। कहते हुए राजेश जी की आंखों से आंसू निकल आए। सुनैना ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए राजेश जी को रात की पड़ी बासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, ये लो आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश भी की तो आप अपना अंजाम सोच लीजिएगा। ये कहकर सुनैना तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली गई। राजेश जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे और बोलने लगे, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में वही जानते हैं कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह से ली है। खैर 2 दिन के भूखे थे वो, तो राजेश जी पुरानी बासी रोटी के ऊपर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह राजेश जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा देखना, ये मेरा चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल बुरी तरह से टूटा हुआ है। ये कहते हुए विजय ने सुनैना को आवाज़ लगाई और कहा, आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लाना। सुनैना ने विजय के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन विजय के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज़ कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने विजय से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। राजेश जी डरते डरते बोले, अच्छा कह तो ऐसे रहे हैं जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हों और काम करते हों, जिसके लिए आपको चश्मे की ज़रूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े हैं और रोटियां तोड़ रहे हो। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज़ रोज़ यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्धाश्रम भेज दूंगी, फिर मुझे मत कहना। राजेश जी की पोती पीहू अपनी माँ के मुंह से रोज़ रोज़ यही सब सुनती रही थी, तो उसने उस दिन वो माँ के पास आई और बोली, माँ दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहती। ये सुनते ही सुनैना ने पीहू के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुझे ये सब बातें? खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी तो। बहू की बातें सुनकर राजेश जी का कलेजा तो जैसे छलनी हो गया था। रोज़ रोज़ इस तरह जिल्लत भरी जिंदगी से राजेश जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वो अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप हो जाते थे कि वो अपने बेटे के घर में झगड़े का कारण क्यों बने, और बेटा बहू का परिवार तोड़ना भी नहीं चाहते थे। राजेश जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं, इन सब बातों का जवाब वो नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बातें बताई तो वो बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब विजय अपने ऑफिस चला गया और पीहू अपने स्कूल चली गई, तो सुनैना भी तैयार होकर अपने किटी पार्टी के लिए निकल गई।
तो बहुत सोच विचार करके राजेश जी बिना किसी को बताए घर से निकल गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहे गए एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। सुनैना जब वापस आई तो देखा कि बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं थे। और आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आ जाने दो घर उनको, आज उनकी खैर नहीं। ज़्यादा मनमानी करने लगे हैं, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते देखते शाम हो गई। पीहू भी घर पर आ गई और विजय के आने का भी समय हो रहा था। लेकिन राजेश जी का कोई अता पता ही नहीं था। और उधर सुनैना डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि विजय तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाता है। विजय के सवालों का वो क्या जवाब देगी कि पिताजी कहाँ चले गए हैं और क्यों गए हैं, क्या बात हुई थी, ये सब पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगी? ये सब सोच सोच कर सुनैना के पसीने छूटे जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो विजय ने उसे ही दे रखी थी। विजय सुनैना पर पूरा विश्वास करता था और सुनैना भी विजय के सामने बाबूजी का ध्यान रखने का नाटक भी करती थी। लेकिन उसे सुनैना की असलियत का पता नहीं था। पर आज उसकी पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब विजय ऑफिस से आया तो बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी से ना मिल पाने पर सुनैना से उसने उनके बारे में पूछा। सुनैना कांपते हुए बोली, वो आज बाबूजी पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वो किटी पार्टी में गई थी और वापस लौटी तो देखा बाबूजी घर पर नहीं है। विजय गुस्से से लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किटी पार्टी, अगर मेरे बाबूजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। कहते हुए विजय बाबूजी को ढूंढने बाहर निकल गया। विजय ने बाबूजी को आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं तो उन्होंने चुप रहना उचित ना समझा। उन्होंने सुनैना की सारी पोल खोल दी कि कैसे वो अपने ससुर से काम करवाती है और उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं देती। ये सुनकर विजय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे वो पल याद आने लगे जब बाबूजी उससे कुछ कहना चाहते थे, पर कहते कहते बीच में रुक जाते थे। शायद सुनैना के डर के कारण ही बाबूजी कुछ बोल नहीं पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने सुनैना पर आंख बंद करके विश्वास किया था और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ न सका। कहते हुए विजय अपने बाबूजी को ढूंढने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो ना हो वो रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। विजय दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन की ओर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर बाबूजी कहीं नहीं दिखे। वो थक हार कर प्लेटफार्म पर बैठ गया और सामने ही देखा कि बाबूजी भी प्लेटफार्म पर ही बैठे हुए हैं और लगातार आंसू बहा रहे हैं। और उन्हें रोता देखकर विजय को अपने दिल पर छुरियां चलने बराबर दर्द महसूस हुआ। जो बाबूजी कभी आत्मस्वाभिमान के साथ रहा करते थे, वो आज मेरे कारण इस अवस्था में रो रहे हैं। विजय भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा और उन्हें गले लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर राजेश जी भी अपने आप को संभाल नहीं पाए और अपने दिल का गुबार बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। पिताजी, मैं सब जान गया हूँ कि सुनैना ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आप चुप क्यों रहे ये भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सुनैना ने आपको जो घाव दिया है उसे एक एक घाव का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। अपने पिताजी को घर ले जाना चाहा तो राजेश जी उसे घर चलने से मना करने लगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं आऊँगा। विजय किसी तरह बाबूजी को समझा बुझाकर मनाकर घर वापस ले आया। घर आते ही सुनैना को देखकर विजय का खून खौल गया और उसने एक जोरदार तमाचा मार दिया और आइंदा ऐसी गलती करने पर घर से निकाल देने की धमकी भी उसे दी।
विजय का गुस्सा देखकर सुनैना के तो जैसे होश ही उड़ गए और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने ससुर जी से अपने किए की माफ़ी भी मांगी और दोबारा ये गलती ना करने का विश्वास बाबूजी को और अपने पति विजय को दिलाया। उसके बाद बाबूजी ने अपने बेटे से बहू को माफ़ करने के लिए कह दिया, तो बेटे ने बाबूजी की बात मानते हुए अपने पत्नी को माफ़ कर दिया और दोबारा ये गलती ना करने की धमकी भी दी। दूसरे दिन बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपने ससुर जी का ख्याल रखने लगी। ये देखते हुए विजय को भी बहुत सुकून मिला और वो अब आगे से सुनैना के ऊपर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचता था और अपने पिताजी का ध्यान खुद ही रखता था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।